नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है उमा की अभिलाषा बची है चुनावी आशा। बहुत दिलचस्प आज का डिबेट का टॉपिक है और इसके कई निहितार्थ भी हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत सारे डायमेंशंस भी हैं, आयाम भी हैं। एक राजनेता के जीवन को आमतौर पर हम ऊपर की चमक दमक से देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन फिल्म अभिनेता, क्रिकेट के सितारे खिलाड़ी और राजनेता, इनकी चमक दमक ऊपर से तो एक जैसी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अलग अगर कोई व्यक्ति होता है फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स के अलावा, तो वो होता है पॉलिटिशियन। तो आज थोड़ी दार्शनिकता भी है, थोड़ी क्या खासी दार्शनिकता भी है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लो आगे जब जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। खुद को 65 साल का बताते हुए साफ किया कि वो 10 से 15 साल तक राजनीति में सक्रिय रह सकती हैं। इस मौके पर उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा कि अटल आडवाणी के साथ काम करने के चलते लोग उन्हें 75 साल का समझते हैं। क्या हुआ कि मैंने अटल जी और आडवाणी जी के साथ काम किया, गलत है, तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल आडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लो। उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है, अगर पार्टी ठीक समझेगी तो उनको मैदान में उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने उमा भारती के बयान पर अपने ही अंदाज में निशाना साधा। वैचारिक दृष्टिकोण से वे सक्रिय हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी उनका मार्गदर्शन समय समय पर हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। उनका अपना ये बयान, उनकी जो जीवटता है, उनका जो कार्य करने की शैली है, उसको प्रतिपादित करता है। देखिए, मोहन भागवत जी ने 75 साल की रेखा खींची है, तो 10 साल तो हैं उमा जी के पास। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने उपयोग किया और फेंका कर दिया है उमा जी के साथ, वो उन्हें जब ये 10 साल का उपयोग करने देंगे तब संभव है। दरअसल उमा भारती भारतीय राजनीति की एक अलग तरह की प्रतिनिधि है। अपने सियासी सफर में उन्होंने कई बार भावनात्मक फैसले लिए, जिसकी कीमत भी उनको कई बार चुकानी पड़ी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुबली की तिरंगा यात्रा में शामिल होना, फिर विवाद के बाद इमोशनल होकर इस्तीफा देना, तो बीजेपी से बाहर जाकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाना, ऐसे ही कुछ फैसले हैं। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में सुनाया था। मुझे लगा कि जब मैंने सरकार की बात नहीं मानी, कैबिनेट की बात नहीं मानी, तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं महाअवतार बाबा जी का जो स्थान माना जाता है, जिनको कहते हैं 5000 वर्ष के महापुरुष हैं, वो अभी भी विचरण कर रहे हैं हिमालय। लगता है बहुत लोग ध्यान लगाए और वो हमें दिख नहीं रहे होगा। हाँ, वो दिखते नहीं हैं वो लोग। तो मैं ऐसे बैठ गई, तो महाअवतार बाबा जी ने मुझे कहा कि खबरदार जो मोदी के लिए कुछ हाथ लगाया उसको, मैंने भेजा है उसको। हाँ। उसके बाद से फिर मेरा मोदी जी के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। पूर्ण रूप से साध्वी उमा भारती ने सियासत में बड़ा मकाम हासिल किया, पर शायद उनको राजनीति कभी रास नहीं आई। उनका विरक्ति भाव कई बार उनके राजनीतिक जीवन पर भारी पड़ा। अब एक बार फिर से उमा भारती ने चुनाव लड़ने की अभिलाषा जाहिर की है, जिससे जाहिर होता है कि इस फायरब्रांड नेता में अभी भी चुनावी आशा बची हुई है। तो आपने देखा, उमा जी अभी सक्रिय हैं और उन्होंने ये भी बताया कि कंटेम्प्ररी जो पॉलिटिशियन हैं, उनके समकालीन राजनेता हैं, उनमें वो उम्र के लिहाज से ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत अधिक उम्र उनकी हो गई है। 64-65 साल की उनकी उम्र है और अभी 15-1 साल और राजनीति वो करने का उनका जज्बा है, उनका मन है। ये एक राजनेता का ऐसा मन है जब कई बार राजनीति की अनिश्चितता से भरी गुफा में षड्यंत्रों का सामना करते हुए
चुनौतियों का सामना करते हुए वो अपनी प्रतिभा के बावजूद कहीं पीछे छूट जाता है। कई बार इसका कारण ये होता है कि उसे सत्य प्रियता होती है, कई बार उसका स्वभाव ऐसा होता है जिस पर स्वाभिमान, जिसको कुछ लोग अभिमान भी कहते हैं, वो प्रबल हो जाता है, और कई बार समझौतावादी जो बहुत बड़ी राजनीति की एक ताकत मानी जाती है कि जो राजनेता जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ज्योतिष में कहते हैं ना कि आपका अंगूठा तो पूरा पीछे जा रहा है भाई साहब, आप तो बड़े एडजस्टिंग हैं, जैसा हम एंकर्स के लिए कहा जाता है, तो बड़े एडजस्टिंग होते हैं। तो उमा जी के साथ ये चुनौतियां रहीं कि उमा जी हमेशा धारा के प्रतिकूल बहने की कोशिश करती रही, और ये सही बात है कि ये वो राजनेता हैं जिन्होंने 1992 और उससे पहले का दौर देखा है कि सारी नेशनल मैगजीन्स की फ्रंट पेज की स्टोरी होती थी उमा भारती, और उस समय उम्र होती थी उनकी वही अर्ली 30s, और वो उमा भारती आज जब ये कह रही हैं तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और इसके पीछे के उस दर्द को भी समझने की ज़रूरत है कि कितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। बीजेपी की वो पीढ़ी जो अब अदृश्य हो गई है और जो आज दृश्यमान है, ये सारी पीढ़ी उमा जी के आसपास रही है, उनका आदर करती रही है, उनको प्रणाम करती रही है, लेकिन आज उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि मैं 15 साल अभी राजनीति और करूँगी। यही राजनीति का वो बियाबान है जो कई बार राजनेताओं को भी बहुत चिंता में डालता है और उनके समर्थकों को। हमारे सवाल देख लीजिए। बीजेपी पार्टी नेतृत्व उमा भारती को सक्रिय राजनीति में दोबारा मौका देगा? क्या उमा भारती का तथाकथित विरक्त भाव उनके फैसलों पर असर डालता है? उमा भारती की चुनावी वापसी से बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ संदीप पौराणिक जी हैं, जो उमा जी को बहुत नज़दीक से एक पत्रकार के तौर पर देखते ही समझते नहीं रहे, बल्कि वो स्वर्णकाल जो भारतीय जनता पार्टी का इमर्जिंग स्वर्णकाल था, यानी 90 का दशक, और उमा जी का भी स्वर्णकाल है, उस स्वर्णकाल के समय वो उमा जी को बहुत करीब से, उनके साथ लंबे इंटरव्यूज़, ट्रैवल, इन सब के साक्षी रहे हैं। वो हमारे साथ हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, युवा नेता हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, 2002 के आसपास मैंने एक इंटरव्यू किया था उमा जी का, और उस इंटरव्यू में उमा जी ने कहा था कि 2025 या उन्होंने कहा 21वीं सदी में भारतीय राजनीति का मूल आधार हिंदुत्व होगा। तब ये बात सुनकर हमारे कान खड़े नहीं हुए थे। हमें लगा कि एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत राजनेता, और एक उस समय उनके लिए आपको याद होगा एक शब्द चलता था, फायर ब्रांड साध्वी। हमने कहा उन्होंने कही ये बात, लेकिन आज हम सच में देख रहे हैं कि आज की राजनीति की धुरी उत्तर भारत की पूरी हिंदुत्व के इर्द। कैसे आप देखते हैं उमा जी के इस कथन को, और क्या ये वापसी की उनकी बेचैनी है? शरद जी, उमा भारती उन राजनेताओं में से हैं जो बगैर लाग लपेट के अपने बात कहती हैं जी, जो राजनीति के तराजू पे तौलती नहीं है, और जो एक इंसान की खूबियां मानी जाती हैं वो एक राजनेता की खामियां भी हो जाती हैं कई बार। उमा जी के साथ बगैर लाग लपेट के बात कहना, और उनका जो बाल सुलभ स्वभाव है, भले उम्र उनकी 65 की हो गई हो, लेकिन कभी कभी आपको ये नजर आ जाएगा कि वो आज भी बच्चों जैसी बात कर लेती हैं। तो उसका असर क्या होता है कि आपकी राजनीति पर पड़ता है। उन्होंने जब भी फैसले लिए, एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पर फैसले लिए, चाहे अपन हुबली वाला मामला ले लें, नैतिकता के आधार पर उन्होंने फैसले लिए, उसका उन्हें नुकसान हुआ। राजनीति में कोई भी आदमी जब बोलता है तो बहुत सी चीज़ें तौल लेता है कि इससे कितना नफा और कितना नुकसान हो जाएगा। उमा जी आज भी उसी लाइन पर चल रही हैं जो उन्होंने राजनीति की शुरुआत में की थी, या जो प्रवचन दिया करती थी उस दौर से। मुझे लगता है कि उमा जी ने जो बात कही है वो ये संकेत दिया है कि आने वाले समय में चुनाव की बात तो हो सकती है कि चुनाव लड़ें, बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। शरद जी, कहीं ना कहीं पार्टी भी उन्हें किसी अभियान में लगाने जा रही है। उन्होंने गंगा और गाय की बात की है, आप भी देखिए, और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय बिहार के चुनाव हैं, और बीजेपी आने वाले समय में ओबीसी के चेहरे के तौर पर
उनका बड़ा उपयोग कर सकती है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि वो राजनीतिक मंचों से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं, राजनीतिक मंचों पर नहीं जाती हैं, उन्होंने इशारों इशारों में चुनाव की बात करके ये संकेत दे दिया है कि बिहार के चुनाव में सक्रिय नजर आ सकती हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। दुर्गेश जी, आपकी एक टिप्पणी, फिर मैं स्वदेश जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए शरद जी, दीदी उमा भारती जी निश्चित रूप से वरिष्ठ नेत्री, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल चल रहा था तो उस समय जिस तरह से प्रदेश को बंटादार जो किया, जिस तरह से भाजपा ने चुनाव लड़ा, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बनी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन आधारित दल है। यहाँ कोई भी बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक कोई भी अपनी भूमिका खुद तय नहीं करता है। हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है, कब किस कार्यकर्ता को कहाँ पर पार्टी को जरूरत होती है। वो निश्चित रूप से हर चुनाव में आप देखेंगे मध्य प्रदेश के सभी नेतागण चुनाव में जाते हैं, और निश्चित ही जो दीदी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो राजनीतिक होने के साथ साथ साध्वी भी हैं। समाज की चिंता भी उनका हमेशा से ही वो विषय रहा है। उन्होंने हर बात पर मुखरता से उस चीज को बोली, और उन्होंने हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, तैयार किया। निश्चित रूप से जब पार्टी को जैसी आवश्यकता होती है, प्रत्येक कार्यकर्ता को वहां पे खड़ा करने का काम हमारा संगठन करता है शरद जी। और आगे भी निश्चित रूप से कहीं कोई कार्यकर्ता ऐसा न समझे कि, और राजनीतिक दल है, हम कभी भी किसी को भी चुनाव पार्टी को जो उचित लगेगा उस उचित प्लेटफॉर्म पे उस आकर उसको काम किया जाए, और मुझे लगता है कि इसमें कोई वो नहीं है। और उन्होंने समय समय पर आप देखेंगे शराबबंदी की जब बात हो, शराब के खिलाफ, क्योंकि एक कुरीति है समाज में, उसको दूर करने का भी काम है, वो सब करती हैं, और हमेशा ही उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है। जी स्वदेश जी। शरद जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उमा भारती जी बड़ी ही संवेदनशील, और जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनको सत्ता की चाबी देने का काम उमा जी ने किया था, लेकिन बदले में भाजपा ने उनको क्या दिया ये सर्वविदित है। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करना है इनको, उसकी तैयारियां चल रही है, और प्रदेश अध्यक्ष 1 साल बाद बना पाए, जिला अध्यक्षों को 6 महीने 7 महीने हो गए जब से कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे, निगम मंडल के अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, मतलब पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में उनका व्यापम जैसा जिन्न को निकाल देना ये सिद्ध करता है, ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंतर कलह से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। इन्हें नेताओं की तारीफ करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चाहिए कि वो समझे इस बात को कि ये जो कलह बाहर आ गया है इससे समेटने की कोशिश करें, और बजाय कांग्रेस की आलोचना करें, अपनी पार्टी में अपने सीने पे झांक के अपनी पार्टी की चीजों को सुधारने का काम करें तो बेहतर टुकड़ों में बटे हुए हों, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो पाएगा। आप तो खुद भी ट्रेनिंग लो, और जो विधायकों की ट्रेनिंग हो रही है ना स्वदेश जी, उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को भी आवश्यकता है, और आपके विधायकों को कम से कम उस शिष्टाचार मर्यादा सीखने का अवसर मिलता है, और उस चीज को आप आगे लेके बढ़ो। हमारी चिंता मत करो, हम अपने संगठन, हमारा सर्वोपरि है, और हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। आपके यहाँ जैसे प्रशिक्षण हमारे नहीं है, आपके यहाँ प्रशिक्षण देकर आए, पचमढ़ी में लेकर आए, और हैदर सिंह जी कंसाना के बयान किसी से छुपे नहीं है। आपके यहाँ प्रशिक्षण की जरूरत आपको ज्यादा है। हमारी बात तो ये है, हमें तो मुद्दों को कैसे उठाएं, किस किस प्लेटफॉर्म पर उठाएं, क्योंकि सदन में हम आवाज उठाते हैं, चलिए, सरकार ये तो आप दोनों की पहले ही ये तो आप दोनों काम करती है, राजनीतिक नोक-झोंक है, भी उठाना है, और तो ये तो चलती रहेगी। बात का लेना है कि हमें स्वदेश जी, किस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। स्वदेश जी, आचरण की बात है तो आवाज मिल पा रही है आपको? प्रशिक्षण के बाद क्या निकला आप बताओ। देश की स्वदेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जिसने सुनिए, आप इनके मंत्री ने उसको, स्वदेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है साहब। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ये राजनीतिक नोक-झोंक आपका अधिकार है, और आप दोनों की पार्टियों के जो मूल्यांकन करता हैं उनके मूल्यांकन का संभवतः पैमाना भी है कि आज की डिबेट अच्छी थी, उसमें आप अच्छे रहे, आज की डिबेट में बीजेपी वाले से दब गए, एंकर की बात का माकूल जवाब नहीं दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा
आंतरिक मसलों की तरफ जा रहा हूं, लेकिन इसमें और भी कुछ है। इस डिबेट में एक राजनेता का दर्द भी है, और दर्द कांग्रेस बीजेपी की सीमा में नहीं बंधा है। ये स्वदेश जी से भी जुड़ता है, ये दुर्गेश जी से भी जुड़ता है। स्वदेश जी को भी कम से कम 30 वर्ष हो गए, दुर्गेश जी को 25-20 वर्ष हो गए। आप भी चाहते हैं कि झंडा लेकर आगे बढ़ें। एक राजनेता का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है साहब। कितने कार्यकर्ताओं का प्रेम, उसकी मेहनत, दिन रात जागना, अपनी पार्टी का परचम फहराना, फिर आगे बढ़ना। थोड़ा इसकी तरफ भी आएंगे हम, इसकी तरफ आप लोगों से भी अपेक्षा है। मैं नहीं कहता पार्टी के विरुद्ध जाकर कुछ बोलना ही जरूरी है, मर्यादा के भीतर भी कहा जा सकता है। संदीप जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। एक राजनेता जो कभी शिखर पर रहा है, आज वो अपनी भूमिका के लिए अपने को कह रहा है कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपको याद होगा महेश भट्ट साहब की एक फिल्म थी डैडी, इसमें अनुपम खेर ने वो चरित्र निभाया था कि लंबे समय से परफॉर्म वो नहीं कर रहे थे और फिर गज़ल सिंगर के तौर पर वो परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो बड़ा प्रेशर फील करते हैं। कैसे आप देखते हैं उमा जी के लिए अब उनकी वापसी की राह? किस तरह से आपने जो संकेत दिया कि कोई बड़ा दायित्व उन्हें दिया जा सकता है, और चुनाव के लिए तो निश्चित तौर पर अगर वो देखें तो अपने शिवराज जी से छोटी हैं वो, अमित शाह जी के आसपास ही हैं या उनसे भी छोटी हैं वो। जी देखिए शरद जी, उमा भारती को ये बात बिल्कुल सही है कि आज वो पार्टी में और किनारे है पूरी तरह। वो राजनेता जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पीछे आगे पीछे लोग चलते हों, और तमाम बड़े नेता आज की पोस्ट पे हैं जो उनके अधीन रहे हैं, कभी ना कभी उन्हें अपना बड़ा नेता मानते रहे। जब किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा होती है तो दर्द शरद जी निकल ही आता है, वो बात सामने आ ही जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो राजनीति में रहता है, पद पर रहता है और अधिकारों को जानता है, वो जनता की वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, वो अपने लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, तो दर्द उभर आता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने कल जो ट्वीट किए थे उसमें भी इस तरह की बात उन्होंने जाहिर की, अपनी दर्द था उसमें। और आज भी उन्होंने जो कहा है वो वही दर्द का प्रतिरूप हमें देखने को मिला है कि वो चुनाव की बात कही है कि अगर हमें मौका मिलेगा, मैं भी 65 की हूँ, 10 साल तो कम से कम वो चुनाव लड़ ही सकती हैं। मुझे लगता है कि वो तैयारी भी कर रही हैं और ये भाजपा के संगठन की तरफ इशारा भी है उनका कि वे तैयार हैं राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहने के लिए। मैं दर्शकों को भी बता दूं, आप हमारे साथ 2 राजनेता हैं और मैं चूंकि एक पत्रकार के तौर पर हूं, मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। राजनेता किसी योद्धा से कम नहीं है साहब। आप उसके बारे में उसकी चमकती गाड़ियां और कई बार उसके रूप स्वरूप या उसकी मजबूरियों को, जो चुनावी मजबूरियां होती हैं, उसे बंधना चाहिए नहीं बंधना चाहिए, उनमें ये डिबेट का सब्जेक्ट है। आज हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, कभी करेंगे तो उस पर भी खुलकर बात करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये 2018 के चुनाव की बात है। स्वदेश जी की पार्टी के एक बड़े नेता, उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ और चूंकि हमारी उनकी बातचीत अच्छी होती है तो उन्होंने मुझे बताया कि शरद जी, मैं कैथेटर लटका के मैंने अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। आप समझ सकते हैं, कैथेटर, जो बीमार होते हैं वो इसको समझते हैं। मैं चाहूँगा हमारे दोनों राजनेता स्क्रीन पे रहें, मैं ज़रूर उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को मैं, फिर दुर्गेश जी की पार्टी के एक राजनेता, वो सीवियर डायरिया से इफेक्ट हुए और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वो पूरी रात हॉस्पिटलाइज्ड होते थे जहां उन्हें ड्रिप लगती थी, और सुबह 5:30 बजे वो अपने घर आ जाते थे जहां कार्यकर्ता आना शुरू होते और डॉक्टर का कहना था आपके किडनी फेलियर का सीरियस चांस है। उन्होंने कहा नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बीमार हूं। राजनेता इन युद्ध से लड़कर खड़ा होता है, कई बार उसे बताना होता है वो फिट है। उमा जी ने भी स्वास्थ्य के मोर्चे पे बहुत सी चुनौतियां झेली हैं। स्वदेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पर। आवाज नहीं पहुंची। दुर्गेश जी, आपकी टिप्पणी। जी देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आपने जिस तरह इंगित किया है, राजनेता को अनेक धर्म निभाने पड़ते हैं और दीदी के साथ तो ये जो जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, वो संत भी हैं साथ। तो निश्चित ही समाज की चिंता करना, समाज के बारे में। और रही बात चुनाव को लेकर, तो ये कभी भी किसी कार्यकर्ता ने हमने तय नहीं किया कि मुझे यहाँ से लड़ना है, मुझे क्या। ये अपना संगठन हमारा सर्वोपरि है। वो प्रत्येक कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठा हुआ है उसकी चिंता भी हमारा संगठन करता है, और माननीय प्रधानमंत्री तक उसकी भी चिंता हमारा संगठन करता है।
संगठन को जब जैसी आवश्यकता उमा जी की भी चिंता करेगा फिर दुर्गेश जी? देखिए, निश्चित रूप से उमा जी। जी वरिष्ठ नेता है, उनके उनके जो मार्गदर्शन है, समय समय पर जो उनसे बातचीत होती है, वो सब हम लोग अंगीकार करते हैं। और प्रत्येक संगठन का हर कार्यकर्ता बड़े नेताओं को निश्चित रूप से अपना आदर्श मान के आप कब उसको मिले थे काम उनसे? करता है। कितना जी, समय हो मेरी गया अभी मुलाकात थोड़े हुए? दिन पहले ही कार्यालय में मुलाकात हुई थी। अच्छा। और जब जैसा उनका आदेश होता है, जब वो चाहती हैं, हम चले जाते हैं बंगले पे। कोई ऐसा नहीं है दीदी से, चूंकि हमारे यहाँ परस्पर मेल मिलाप होता रहता है सब में। हमारे बड़े नेता, हम लोग आपस में सब आपस में मिलते रहते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात इसलिए भी नहीं होती है शरद जी, सतत मुलाकातें होती रहती है, बैठकों में हम मिलते हैं। और उनके साथ उनके जो उनके साथ जो उनकी चीजें हैं, वो अपने किस्से सुनाते हैं। हमने इस तरह चुनाव में ये, मैं तो उनके साथ उस धरने में भी था जब दिग्विजय सिंह जी के शासन में हम लोग लेडी टाकिज के सामने वहां पे धरना हो रहा था। और जिस तरह से पथराव हुआ था, दीदी को बचा कर लेके हम लोग, शिवराज जी, हम सब उस धरने में प्रदर्शन में थे। तो हम हमारा परस्पर आपस में बैठना उठना सब जी, होता रहता है। चलिए। और कोई भी नेता, मुझे नहीं लगता है कि वो मार्गदर्शन या सलाह अपने स्वदेश जी। पार्टी के लोगों जी जी, स्वदेश जी। जी शरद जी, सच बात ये है कि दीदी का बड़ा आदर करता हूं मैं, बड़ी संवेदनशील नेता है वो। और वो सरकार से भी नहीं डरती, वो भाजपा से भी नहीं डरती। जब उनको लगता है कि शराब की दुकानें बंद नहीं कर रही है सरकार, शराबबंदी नहीं कर रही है, तो पत्थर मारने में भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है हम पर कार्रवाई करो। जी हाँ। कुल मिला के आज उन्होंने जो बात कही है, उनका दर्द उछला है। मैं समझता हूँ द्रवित तो हमारे शरद जी भी हुए हैं कि जिन्होंने सत्ता की चाबी भाजपा को 2003 में सौंपी थी, उनको आपने प्रदेश से भी बाहर कर दिया था कि जाओ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए। और आज वो बिल्कुल हाशिए पर है। आज वो खुद मीडिया के सामने कह रही कि मेरी 65 उम्र हुई है, मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं बताऊं इतिहास कि जनसंघ के टाइम से मध्य प्रदेश हमेशा डिसीजन लेता रहा है भाजपा में, जनसंघ के टाइम से भाजपा तक। और अब भाजपा तो सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं, गुजराती और बोर्ड जो डिसीजन लेते हैं, जो पर्ची निकल आती है वो मुख्यमंत्री हो जाता है, पर्ची निकलेगी आता हूं दुर्गेश प्रदेश जी, अध्यक्ष निकल आएगा, और पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निकलेगी। ये रस्साकसी का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उमा भारती जी ने इनको चेताने का काम किया है यार। उन्हें मुझे लगता है उन्हें कोई लालसा नहीं है, उन्हें कोई किसी पद पर जाने की कोई तड़प नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। लेकिन वो पार्टी के प्रति वफादार है, इसलिए पार्टी को चेताने का काम कर रही है कि कोई ऐसे डिसीजन ना हो जाए जिनसे पार्टी बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो जाए। जी दुर्गेश जी बोलिए। देखिए, कहीं दर्द की बात इसलिए भी नहीं होती शरद जी, वो एक संत हैं। संत तो सबका दर्द हर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस किस चश्मे से, किस नजरिए से उस चीज को देखकर बातें कर रही है। और वो राजनीतिक भी हैं, राजनेता, बड़ी राजनेता हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। समय समय पर वो मीडिया के साथ भी तारुफ करती हैं, बात भी करती हैं, और ट्वीट के माध्यम से भी। और जब जब उन्होंने जो जो बोला है, वो सब चीजें हमारी सरकार उनको अंगीकार करने का काम करती है। ये दर्द और विरक्ति वगैरह, मुझे लगता है ये शब्द नहीं है कर दी उन्होंने, सरकार ये कांग्रेस को दर्द इसलिए रहता है कि वो हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढने का काम करते हैं। हमारे मित्र भी वही कर रहे हैं यहाँ पे शरद जी। और जनता भली भांति समझती है, इनको सिर्फ दर्द एक ही उठा रहे हैं दुर्गेश जी। आखिर उमा जी ने शराबबंदी की इतनी प्रखर मांग की, क्या कहना है सरकार का उस पर? ये बात तो सही है उनकी, विपक्ष के प्रमुख नेता के नाते वो बात तो ठीक उठा रहे हैं, तार्किक। नहीं, देखिए, शराबबंदी के तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी भी उसके पक्ष से थे। आप हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी भी उस पक्ष के हैं। आपने देखिए कितनी जगह पे धार्मिक नगरी में हमने शराबबंदी देने का काम किया। शरद जी, ये एकदम छूटने वाली चीज नहीं है। अगर एकदम आप इस चीज पे कठोर निर्णय करोगे ना, तो उसके दुष्परिणाम ज्यादा हैं। हम चाहते हैं, हम इतने छोटे राजस्व की तरफ देखते भी नहीं है स्वदेश जी। हम इस राजस्व को देखना भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता खुशहाल हो, हमारी बहनें खुशहाल हो। और निश्चित रूप से शराब की एक कुरीति है। शराब से कितनी सारी दुर्घटनाएं घटती हैं, कितने परिवार नष्ट होते हैं, कितने परिवार तबाह होते हैं। ये इस पे दीदी ने अगर किसी बात को बोला है तो मैं कंक्लूड करूंगा, वक्त बहुत कम है। सर ये बताइए, ये समय वाकई हिंदुत्व का बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। और ये तब हम बात कर रहे हैं
जब उत्तर प्रदेश में अपना दूसरा टर्म पूरा करके तीसरे टर्म के लिए खम ठोकेंगे योगी आदित्यनाथ। ऐसे में उमा जी के मन में ये कसक तो होती ही होगी कि एक राज्य में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहाँ भी एक भगवाधारी जो, और योगी आदित्यनाथ तो मैं समझता हूँ उमा जी उस समय उनके लिए आदर्श रही होंगी, आज भी आदर्श ही होंगी। कैसे देखते हैं आप आज फिर इस बात को? स्वाभाविक बात है सर जी कि उमा जी को लगता तो होगा कि एक राज्य में उनके पंथ को या यूँ कहें भगवा पहनने वाला कमान संभाले हुए है। उनकी अभिलाषा तो है, ये दिख रही है। और मुझे लगता है कि इस बयान को अगर निहितार्थ समझे जाएं तो ये तय मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में उमा भारती सक्रिय राजनीति में जल्दी नजर आ जाएंगे। चलिए तो इंतज़ार कीजिए। उमा जी एक ऐसी राजनेता हैं जो तटबंधों से रुकती नहीं है कि अगर कोई तटबंध उनके लिए अवरोध पैदा करता है तो वो निकल जाती हैं। उनकी अपनी शैली है और इसकी बहुत कीमत चुकाई है उन्होंने, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो 2000 के आसपास होती थी और उमा जी बहुत उसकी विक्टिम होती थी, ऐसा कहा जाता था, या फिर 2003 के बाद हुबली एपिसोड के बाद उनकी जो इच्छा थी कि अब उन्हें फिर मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए, ऐसा माना जाता था, वो नहीं हुआ तो भारतीय जनशक्ति का सफ़र और अब तक का सफ़र उमा जी का केंद्रीय मंत्री रहने के बाद फिर पद छोड़ना और इस समय फिर उनका ये कहना चुनाव लड़ भी सकती हूँ, तो उमा जी अपना मैसेज दे रही हैं। पार्टी इसको समझेगी और पार्टी बीजेपी एक अलग मिजाज की पार्टी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उमा जी के संदेश को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किस रूप और स्वरूप में ग्रहण करता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।